वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बेसिकली आज के जो पर्टिकुलर सेशन है हमारा स्पेशल सेशन है डे 4 का। आज हम वोकेब समाधान में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कुछ रूट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें हम रूट वर्ड्स करने वाले हैं, बिल्कुल कुछ और रूट्स जानने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रामर ज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे हम वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे बेस होंगे फिलर्स पे, बिल्कुल फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आई होप दिमाग में आइडिया बन गया होगा कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें क्या क्या मसाला मिलने वाला है। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें क्या खास मिलने वाला है। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, वोकेब थ्रू रूट। बिल्कुल, सबसे पहले हम रूट वर्ड्स के बेस पे वोकेब्स पे जा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कार्ड, पहला वर्ड आपके सामने है कार्ड, CARD। बेसिकली अगर मैं ये कहूं कार्ड का मतलब ही हॉट होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। कार्ड एक रूट है, अगर ये किसी भी वर्ड में आता है तो मीनिंग देता है हॉट का। जैसे अगर मैंने बोला स्काल्ड, देखिए पहला वर्ड आपके सामने क्या है, स्काल्ड। स्काल्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? जो बर्निंग की क्रिया होती है उसको आप बोलते हैं स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब क्या, जलाने की क्रिया। स्कॉल्ड मीन्स क्या हो गया, जलाने की क्रिया। अब कल्ड्रोन, कल्ड्रोन मीन्स वैसे कढ़ाई ही होता है, कढ़ाई समझ रहा है ना, जिसमें खाना वगैरह बनता है, दैट इज कढ़ाई। गर्म करना या पकाने के सेंस में भी कल्ड्रोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला रूट क्लियर हुआ। अगर किसी भी वर्ड में CALD ये लेटर्स एक साथ आ जाते हैं एक रूट की तरह, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं गर्म से रिलेट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट है कास्ट। कास्ट मीन्स प्योर होता है, चेस्ट, चेस्ट मीन्स वैसे पवित्र होता है। और अगर मैं स्कॉल्ड मीन्स फटकारना या किसी को पनिश करने के सेंस में भी कास्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कैस्टिगेट, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे सभी? यस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कास्टिगेट? कैस्टिगेट मीन्स क्या होता है, फटकारना। बिल्कुल, फटकारने के सेंस में यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कास्ट मीन्स जाति होता है। चेस्टाइज, अगर मैं चेस्टाइज वर्ड की बात करूं तो चेस्टाइज मीन्स क्या होता है, दंड देना। बिल्कुल, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, दंड देना। और अगर मैंने कैटेस्ट्रॉफिक की बात की, कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स होता है तबाही, तबाही या विनाश की बात करता है कैटेस्ट्रॉफ। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हैं सारे वर्ड्स को, अच्छे से समझ पा रहे हैं सारे वर्ड्स को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखिए कास्ट का मतलब क्या हो गया, प्योर हो गया, पवित्र हो गया। साथ ही साथ किसी को फटकारना या किसी को पनिश करना, उस सेंस में भी आप CAST कास्ट वर्ड का यूज करते हैं। वैसे अगर मैंने कास्ट वर्ड को ही लिया, CAST, कास्ट मीन्स वैसे फेंकना होता है। अगर हम रूट की तरह यूज करें तो इसके ये मीनिंग्स जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल साइन। देखिए सिने जो वर्ड है, सिने जो वर्ड है, जैसे सिनेमा चलचित्र से रिलेट कर रहा है, मोशन पिक्चर मूवमेंट, इसको रिलेट करेगा। जैसे अगर मैंने बोला सिनेमैटिक, एक वर्ड है हमारे सामने सिनेमैटिक, तो सिनेमाई सिनेमा से रिलेटेड हो गया। सिनेमा तो सिनेमा है ही है, आप जानते ही हैं। सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट? छायांकन। जो सिनेमेटोग्राफी हमारे सामने चल रही है, मतलब जो छायांकन चल रहा है, ठीक है ना, दैट इज वन। शुद्ध हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, वैसे हम इसका इंग्लिश ही यूज करते हैं ज्यादातर, दैट इज सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला वर्ड आपके सामने साइकिल। देखिए साइकिल कहीं ना कहीं सर्कल को रिलेट कर रहा है, व्हील को रिलेट कर रहा है। तो जैसे साइक्लिकल, अगर मैं साइक्लिकल वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, चक्रीय। वैसे ही अगला वर्ड आपके सामने साइक्लोन। साइक्लोन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यू नो इट वेल, चक्रवात। अब यूनिसाइकिल मतलब क्या, एक पहिए की साइकिल। यूनिसाइकिल मतलब क्या हो गया, एक पहिए की साइकिल। जैसे बाईसाइकिल मतलब क्या हो गया, दो पहियों की साइकिल, बाइसिकल बोलते हैं हम। ठीक है, तो यूनिसाइकिल मतलब एक पहिए की साइकिल, एक पहिए की साइकिल समझ रहे हैं ना,
सर्कस वगैरह में देखा है ना बंदूक को चलाते हुए एक पहिए की साइकिल, दैट इज वन। अगर मैंने अगले वर्ड की बात की, ठीक है, साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स मीन्स होता है काना। काना समझ रहे, मतलब जिसकी एक आंख ही है, एक आंख जिसके पास नहीं है, दैट इज अ साइक्लॉप्स, ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है सर? एनसाइक्लोपीडिया सबको पता है, विश्वकोश। विश्व कोश से रिलेट करता है क्या? एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना, विश्व कोश से रिलेट करता है। बाकी ट्राई साइकिल मतलब तीन पहिए की साइकिल, अब तो समझ गए होंगे ये चीजें, ठीक है। तो साइकिल वर्ड कहीं ना कहीं सर्किल या व्हील से रिलेट करता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अब पूरे विश्व कोश की मैंने बात की, तो विश्व भी अपने आप में एक सर्किल ही है, समझ में आ रहा है अगर शेप की बात करें तो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एथ, ETH, एथ। अब एथ वर्ड के रिलेट करेगा किसको? मोरल्स को, कस्टम को, या सामने वाले के बिहेवियर की बात करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला एथोस, देखिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड है यहाँ पे, एथोस। एथोस मीन्स होता है लोकाचार या लोक आचार, जो आचार व्यवहार होता है हमारा, दैट इज वन। अब अगर मैंने एथिक्स की बात की, देखिए अगर मैं एथिक्स को रिलेट करूं तो आचार विचार हो गए हमारे, एथिक्स। एथिकल मतलब जो नैतिक है, दैट इज एथिकल। तो ये तो आप जानते हैं, एथिकल नैतिक हो गया। एथिक्स मतलब हमारे जो आचार विचार हैं, जो भी हम रिलेट कर रहे हैं, आचार विचार या जो भी बेसिक हमारी एथिक्स, ठीक है ना, दैट इज वन, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है। एथिक्स वर्ड हम काफी यूज करते हैं। एथोस वर्ड शायद आपने पहली बार सुना हो। लोकाचार मतलब क्या हो गया? जो हमें लोगों के प्रति करना चाहिए, जो व्यवहार हमें करना चाहिए, दैट आर एथोस। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ सबको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और अब है ग्रामर रूल्स की बारी। ये कुछ 5 वर्ड्स थे। देखिए हम थोड़ा थोड़ा पैकेट लेंगे हर चीज का, वोकेब से रिलेटेड भी, ग्रामर से रिलेटेड भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहला रूल आपके सामने, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से सेपरेट करते हैं, किससे? along with, as well as, besides. These words are phrases and not a part of the subject. ये जो वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं, ना कि सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, इस केस में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। आई रिपीट, इस केस में आपको हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। हाउ? कैसे? द पॉलिटिशियन along with the newsman, the politician along with the newsman is expected shortly. मतलब पॉलिटिशियन न्यूज़मैन के साथ जल्दी आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अब यहां पे अगर हम देखें, along with का यूज किया हमने, पॉलिटिशियन सिंगुलर है और न्यूज़मैन, मैन लिखा हुआ है MEN, मतलब प्लूरल। मैंने कहा वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब जो वर्ब का यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग होगा। पॉलिटिशियन सिंगुलर है, मतलब इज आया। अगर मैंने न्यूज़मैन को पहले रख दिया होता और पॉलिटिशियन को बाद में, तो वर्ब क्या आ जाता? बिल्कुल आर का यूज कर देते, वर्ब भी हमारा कैसा हो जाता? प्लूरल हो जाता। तो अगर इन फ्रेजेस से हमें जोड़ना है, दो सब्जेक्ट्स को रिलेट करना है, तो आपको याद रखना है जो वर्ब हमेशा आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर हुई बात? एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। मतलब एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही कारण है उसके कांपने के, ठीक है ना। जैसे हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो होता है, अक्सर ऐसा होता है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि वो
एक्साइटमेंट भी होता है उनके अंदर और नर्वसनेस भी होता है। एक्साइटमेंट होता है इंटरव्यू देने जा रहा है, नर्वसनेस क्या होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है ना। सो दैट इज वन। तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कांप रहा है, कुछ ऐसा, शेक करना, हिलना, कांपना, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही क्या है, सिंगुलर है। सिंपल सी चीज है, दोनों ही सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो ऑफ कोर्स सिंगुलर ही आएगी। चाहे आप नर्वसनेस को पहले रख दें फिर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल हैं और सिंगुलर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, जब ये जो फ्रेजेस हैं along with as well as besides, इन वर्ड्स के साथ जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब का यूज हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये आपको दिमाग में फिक्स करके रखनी है माय डियर एस्पिरेंट्स। बात क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर। और नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझेंगे। इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर, द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। देयर वाज अ किंग, देयर वर अ किंग कभी बोलते हैं क्या? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, देयर के अकॉर्डिंग या किंग के अकॉर्डिंग? किंग के अकॉर्डिंग। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हेयर या देयर है, नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट वर्ब का यूज हम हमेशा कैसे करेंगे, ट्रू सब्जेक्ट जो आगे सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे देयर आर 4 hurdles टू जंप, देयर आर 4 hurdles टू जंप। अगर मैंने 4 hurdles की बात की तो मैंने आर का यूज कर दिया यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप, तो जैसे ही मैंने हाई हर्डल की बात की, ये सिंगुलर है, इसका यूज कर दिया, ठीक है। तो हेयर और देयर की केस में ये मैटर करता है आगे का सब्जेक्ट जो है, आगे का जो नाउन आ रहा है वो कैसा है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब का यूज भी कैसे होगा, प्लूरल होगा। क्लियर हुआ। ओके, बिल्कुल प्यारा सा पॉइंट था, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट वन इज, देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का केस है, ईदर और, नीदर नॉर और। इससे जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं देन यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट, जो भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब का यूज उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे neither the plates nor the serving bowl goes on that shape। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, प्लेट्स प्लूरल, भाई एक प्लेट नहीं कई प्लेट्स की बात हो रही है। सर्विंग बाउल लिखा हुआ है, बाउल्स तो लिखा नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर। मैंने बोला जो पास वाला सब्जेक्ट होगा, जो पास वाला नाउन होगा, वर्ब का यूज उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब हम प्लेट्स के अकॉर्डिंग अब वर्ब का यूज ना करके सर्विंग बाउल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हम सर्विंग बाउल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे गोज का यूज होगा। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है, ठीक है। इसीलिए हम ही के साथ गोज का यूज करते हैं और यू के साथ गो का यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ही के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, गो प्लूरल है, तो इसको एस लगा के क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो गोज का यूज किया, लेकिन 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 भाई रुक जाइए, भी जल्दबाजी मत करना समझने में इस चीज को। अगर मैं सर्विंग बाउल को पहले रख दूं और प्लेट्स को बाद में रख दूं तब क्या होगा, ध्यान से समझिए। नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेप। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैंने सर्विंग बाउल को पहले रखा, अब सर्विंग बाउल पहले आ गया जो सिंगुलर था, और जो प्लेट्स हैं वो बाद में आई जो क्या है, प्लूरल है। मतलब अब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्लेट्स के अकॉर्डिंग आएगी। प्लेट्स क्या है, प्लूरल है, मतलब वर्ब भी प्लूरल आएगी। मतलब अब गोज नहीं बल्कि गो का यूज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आई थिंक भावनाएं समझ आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यस और नो, क्लियर हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रूल है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं हम, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी की गलती होती ही है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है नियरनेस, समीपता की गलती हम करते हैं। हम पास वाला सब्जेक्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं और गलतियां हो जाती हैं। अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ। दिस इज अ की रूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। देखिए, इससे कुछ भी नहीं समझना आपको, भूल जाओ इसको। लो, मैंने कहा ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब सामने देखो, स्टेटमेंट को देखो, उससे समझो। अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस, अ बुकेट ऑफ येलो रोजेस लेंट कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। मतलब जो एक बुके है येलो रोजेस का, वो रूम की शोभा भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस, खुशबू भी दे रहा है, कुछ ऐसा। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, अ बकेट ऑफ येलो रोजेस, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? ऑफ के पहले जो नाउन आया, ध्यान से समझिएगा, ऑफ के पहले जो नाउन आया वो एक्चुअल सब्जेक्ट है आपका, और वर्ब का यूज आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऑफ के पहले जो नाउन आया, वर्ब का यूज आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस की गलती मत करना। तो वर्ब का यूज येलो रोजेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि बकेट के अकॉर्डिंग होगा। बकेट क्या है? सिंगुलर है। बकेट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। लैंड को सिंगुलर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब उसमें एस या यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। मतलब क्या? लैंड की जगह पे आपको क्या यूज करना है? लैंड्स का यूज करना है। तब ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आई बात? यस। So simply, a bouquet of yellow roses lends colors and fragrance to the room. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है माय डियर एस्पिरेंट्स। क्लियर हुई मेरी बात? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल मजे से सीखना है चीजों को, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट पका के खा लेना है सबको। हाँ, और एग्जाम में अगर ऐसी गलतियां मिले तो कभी मत करना। ऐसी गलतियां अक्सर हमसे होती हैं जब बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं। आपको एक्चुअल सब्जेक्ट देखना है, ना कि पास वाला सब्जेक्ट देखना है। ठीक है ना? जैसे अगर मैंने बोला द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वॉज वेरी डर्टी या वर वेरी डर्टी, क्या होना चाहिए? द अपीयरेंस ऑफ हिज क्लोथ्स वॉज वेरी डर्टी या वर वेरी डर्टी? देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? अपीयरेंस, ना कि क्लॉथ्स। अपीयरेंस एक्चुअल सब्जेक्ट है, ना कि क्लॉथ्स। मतलब जो वर्ब आएगी वो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आएगी। और अगर मैंने बोला अपीयरेंस, सिंगुलर है प्लूरल है? अपीयरेंस मतलब दिखावा, जो देखने में दिख रहा था बाहर से, दैट कुड बी। तो वो क्या है? सिंगुलर है। और अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब का यूज कैसे करेंगे? सिंगुलरिटी को डिनोट करेगा। और सिंगुलरिटी को डिनोट करेगा तो वॉज का यूज करेंगे, ना कि वर का। इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। क्लियर हुआ? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब चलने जा रहे हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। फिल इन द ब्लैंक्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो फिलर्स आए हैं ना सर, आज हम बात करने जा रहे हैं उन पर्टिकुलर फिलर्स पे। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं फिलर्स से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस के लिए? हमेशा की तरह 10 क्वेश्चंस आपको अभी करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क आपको मिलने वाला है, जिसके आंसर्स आपको ग्रुप में भी करने हैं। ग्रुप मतलब इंग्लिश बाय नितिन महेंद्रास। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ेंगे, उस ग्रुप में भी आपको आंसर लेके आने हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस करने और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है? सो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट टिक करेंगे आंसर। वेरी गुड।
ओके, टाइम अप हो चुका है सर। सो बेसिकली तिवारीज वेल विशर्स, तिवारी के जो वेल विशर्स है वेंट टू एक्सट्रीम, मतलब किसी भी हद तक जाना, किसी भी हद तक जाना या कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, दैट कुड बी टू डैश हिज बिजनेस रेपुटेशन, मतलब वो उसकी बिजनेस की रेपुटेशन को भाई बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि वो वेल विशर्स हैं, शुभचिंतक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पीक हिज बिजनेस रेपुटेशन, स्पीक का तो कोई मतलब है नहीं। इनहेंस, इनहेंस मीन्स बढ़ाना या वृद्धि करना, बिल्कुल हो सकता है इनहेंस, इनहेंस वर्ड हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका शिक्षक लग चुका है। बाकी वर्ड्स भी पता होने चाहिए हमको, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी आ जाए एग्जाम में। कैजुअल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैजुअल? फुसलाना, फुसलाना मतलब मीठी मीठी बातों में अपनी फंसाना किसी को, दैट इज कैजुअल, समझ गया ना? वेरी गुड। प्रवोक, प्रवोक मीन्स होता है किसी को उकसाना, किसी काम को करने के लिए या एग्रेसिव करना किसी को, दैट इज प्रवोक, उकसाना, ठीक है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी बी पार्ट टिक किया है बधाई हो, आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। पहली बॉल पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने सिक्सर मार दिया है, लेकिन जिन्होंने थर्ड या फोर्थ टिक किया उनका थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करने वाला इसको, मुझे पूरा भरोसा है सबके ऊपर। वेरी गुड, फटाफट पिक कर देंगे आंसर। देखिए इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और हाई भी मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ओके चलिए, तो यहां पे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश रेडी टू अटैक द लॉन। अच्छा, एक मैं हाथियों के झुंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं हाथियों के झुंड की बात करूं तो अ हर्ड, ये हमारा सिंगुलर है, और इस बेस पे ये पूरा जो सब्जेक्ट बना, हमारा पूरा क्लॉज बना, ये पूरा का पूरा क्लॉज सिंगुलर बना। और अगर ये पूरा क्लॉज सिंगुलर है मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये तो हम सभी जानते हैं, सिंपल सी चीज है। तो वर्ब का यूज करना गलत हो गया, हैव भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, और थ्री ऑप्शंस अगर कट गए ना तो एक ही तो बच रहा है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सबका सिक्सर लग चुका है भाई इस बॉल पे, सभी ने पूरी तरह से करेक्ट कर दिया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अच्छा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जरा देखिए। रचना liked her room to be exactly the way she left it, मतलब रचना हमेशा अपने रूम को वैसा चाहती है जैसा उसने उसे छोड़ा, मतलब वो बिल्कुल नहीं पसंद करती कि कोई उसकी चीजों को टच करे, देखे, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड शी वुड डैश अलाउ एनी वन टू टच हर थिंग्स, तो अब यहाँ पे ऑलवेज होना चाहिए क्या? हो ही नहीं सकता, वो अलाउ कर ही नहीं सकती। अगर उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो बिल्कुल वैसे ही चाहती है, जैसे एक पेन यहाँ पे रखा हुआ है तो एज इट इज रखना चाहिए, अगर इसको इस अलाइनमेंट में रख दिया तो प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? तो ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता, समटाइम्स का कोई मतलब ही नहीं है, विलिंगली मतलब स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, तो ये भी होने का चांस नहीं है। जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? क्या बात है, वेरी गुड, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी डी पार्ट टिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स। शी वुड नेवर अलाउ एनीवन टू टच हर थिंग्स, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल
क्या बात। अच्छा, एक सिंपल सी चीज समझना, मैन इज डैश, बायोलॉजिकल, जैविक। अगर मैं इगोइस्टिक की बात करूं, इगोइस्टिक मीन्स अहंकारी या अहमवादी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही अहंकार भरा हुआ है। ग्रेगेरियस मतलब सुसामाजिक। ओके। और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कंट्री है हमारी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। अब अगर मैं देखूं, जो एक मनुष्य है वो कैसा है, सामाजिक प्राणी। मनुष्य जो है, इंसान जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। हाउएवर ही इज मोर इन नीड ऑफ मेंटल कंपेनियनशिप देन ऑफ फिजिकल कंपेनियनशिप, ठीक है। लेकिन वो मेंटल कंपेनियनशिप ज्यादा चाहता है फिजिकल कंपेनियनशिप से, ठीक है। जैसे 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 आप अभी के प्रेजेंट के पॉइंट को देखिए। प्रेजेंट में हम फिजिकली कितने लोगों से जुड़े, और मेंटल कंपेनियनशिप मतलब क्या, अगर आप ध्यान से देखिए, वर्चुअल कंपेनियनशिप। वर्चुअल रियलिटी क्या है आज की, देख रहे हैं आप, फेसबुक हो गया और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए सोशल मीडिया के, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअली वो सब हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकली कोई हमसे जुड़ा नहीं है, हमसे मिल नहीं रहा रेगुलर बेस पे, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको मेंटल कंपेनियनशिप ज्यादा चाहिए, नीड मोर ऑफ मेंटल कंपेनियनशिप देन ऑफ फिजिकल कंपेनियनशिप, ठीक है। तो क्लियर होगी मेरी बात। तो हमको क्या चाहिए, मेंटल कंपेनियनशिप चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। सो आपका जो आंसर जाएगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सामाजिक प्राणी है और सुसामाजिक से एक ही वर्ड मिल रहा है, सी पार्ट। तो हमारा जो सी पार्ट होगा वही पूरी तरह से करेक्ट होगा। जिन्होंने सी पार्ट टिक किया उनका आंसर नो डाउट करेक्ट है, और जिन्होंने नहीं किया है उनका थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप हो चुका है। टेररिस्ट्स वर अरेस्टेड, टेररिस्ट्स को अरेस्ट किया गया फॉर देयर डैश एक्टिविटीज। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको वर्ड्स का, कुछ वर्ड्स का मीनिंग पता है, कुछ तो बहुत ही आसान वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबवर्सिव, सबवर्सिव का मतलब क्या होता है वैसे, जैसे मीनिंग पता चलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। अब तो समझ ही गए होगे। विनाशक, विनाश का है, विनाश करने वाली, दैट इज सबवर्सिव। तो जो टेररिस्ट्स को अरेस्ट किया होगा वो किस चीज के लिए अरेस्ट किया होगा, सब सबॉर्डिनेट, सब्सिडियरी, ये तो सहायक को रिलेट कर रहे हैं, हेल्पफुल को रिलेट कर रहे हैं, होने का चांस ही नहीं है इन दोनों का। अगर मैं बात करूं सब सर्विएंट की, देखिए सब सर्विएंट बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है अधीन, किसी के अधीन कुछ है, दैट इज सब सर्विएंट, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, क्लियर हुआ। आपका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। टेररिस्ट्स को अरेस्ट किया गया, किस लिए अरेस्ट किया गया, उनकी विनाशक जो क्रियाकलाप थी, एक्टिविटीज थी, उनके लिए उनको अरेस्ट किया गया, कुछ ऐसा कहना चाहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट वर्ड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट टिक किया, बिल्कुल उनका सिक्सर लग चुका है, पूरी तरह से करेक्ट कर रहे हैं माय डियर एस्पिरेंट्स आप सभी, ठीक है। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट टिक किया, जिनका भी सेकंड या थर्ड पार्ट था या फोर्थ पार्ट था, कुछ लोगों ने डी पार्ट भी टिक कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, देखिए ऑरिजिनेट मतलब किसी स्रोत से किसी चीज का ऑरिजिनेट होना, निकलना। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम किसी चीज की शुरुआत होना, जैसे कहीं से किसी नदी की शुरुआत, ऑरिजिनेट हुई नदी, ठीक है। तो मेन स्रोत को रिलेट करता है ऑरिजिनेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम। डराइव मतलब किसी चीज की उत्पत्ति को रिलेट कर रहा है, डराइव। अब अगर मैं बात करूं बिगिंस, बिगिंस मीन शुरुआत होना, शुरू होना। मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस a cycle of poor health that begins before they are born। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में जो वुमेन है एक साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ झेल रही हैं, जो शुरुआत, जिसकी शुरुआत कब से हो जाती है, जब वो बॉर्न भी नहीं होती, बिफोर दे आर बॉर्न। उनके बॉर्न होने से पहले ही पुअर हेल्थ का जो कुपोषण की प्रॉब्लम है उसका शिकार हो जाती है, कुछ ऐसा। तो आपका जो आंसर जाने वाला है, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑरिजिनेट का मीनिंग मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, टू हैपन और अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे जब एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या टिक किया था, ए पार्ट टिक किया था। तो फर्स्ट टाइम किसी स्रोत से किसी चीज का निकलना, ऑरिजिनेट होना, दैट इज वन। और बिगिन मतलब शुरुआत होना, कुछ ऐसा सेंस देता है, ठीक है। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। स्टैब्लिश मतलब स्थापित होना, स्थापित करना, दैट इज वन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जा रहा है दैट इज सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, सो अब अगर हम देखें गिव अवे, गिव अवे मतलब कुछ सीक्रेट रखने के लिए आपसे बोला गया था और आपने बोल दिया, सच बोल दिया। जो आपको सीक्रेट रखना था वो आपने रिवील कर दिया। जैसे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक इडियम हम यूज करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लास्ट क्लास में मैंने कराया भी था इडियम, इमेज बेस्ड इडियम्स में। तो मतलब कुछ रहस्य था उसको रिवील कर दिया। तो गिव अवे को आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। गिव ओवर मीन्स होता है किसी को रोकना, किसी काम करने से किसी बंदे को रोकना, दैट इज गिव ओवर। गिव अवे सच बताना, जो आपको नहीं बताना चाहिए था, ऐसा सच। गिव ओवर मीन्स क्या होता है, रोकना, कुछ भी करने से किसी को रोकना। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, कोई मेहनत कर रहा था उसने छोड़ दिया, हार मान ली, दैट इज गिव अप। और गिव अप मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, जैसे लाइट को प्रोड्यूस करना या स्मेल प्रोड्यूस हो रही है कहीं से, दैट इज। अब रेडियम क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है रेज दैट ब्लाइंड द आईज। मतलब रेडियम ऐसी रेज को प्रोड्यूस करता है जो हमारी आंखों को अंधा कर सकती, ब्लाइंड कर सकती है इसको। तो भाई बिल्कुल गिव्स ऑफ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट वर्ड तो यही होगा ना, बाकी तो गलत हो जाएंगे इडियम सारे के सारे। चलिए अब इसका इंग्लिश मीनिंग, सर इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में समझा दीजिए। तो भाई पूरा ये देखो, मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है और इसका आपको पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए हर चीज के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जल्द ही ये पीडीएफ अपडेट हो जाएगा। निश्चिंत रहिए हर चीज के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the three brothers formed a little coterie. कॉटरी मीन्स होता है कि छोटा सा फैमिली का ग्रुप या लोगों का ग्रुप जो दूसरे का इंटरफेयर नहीं चाहते आपस में, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट्स एंड डू थिंग्स बट डू नॉट लाइक टू इंक्लूड अदर्स। लेकिन वो दूसरों को अपने साथ इंक्लूड करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ जो भी करना है वो करते, ठीक है, दैट कुड बी। तो मतलब जो भी उनका प्लान है वो एक दूसरे के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे
जैसे आप लोगों की भी कॉटरी रहती होगी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है, गुट जिसे बोलते हैं ना, जैसे आपके कुछ फ्रेंड है 4-5 गिने चुने, आप उन्हीं के साथ खाना लंच करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं के साथ टॉफी खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रुप बन जाता है बच्चों का। जब बड़े हो जाते हैं तब भी ऐसा ही लगभग रहता है सीन, ठीक है, धीरे धीरे। सो दैट इज कॉटरी, जो दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते आपस में। जब एक साथ में है तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फैमिलियर है एक दूसरे से। लेकिन अगर कोई दूसरा होता है तो उसके साथ वो उतना फैमिलियर नहीं हो पाते, इन्वॉल्व नहीं कर पाते अपने साथ दूसरे को, दैट इज कॉटरी। पार्टी की बात की, कैंप की बात की, या बैंड, ये भी ग्रुप को ही रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कॉटरी क्या हो गया, एक टाइप से एक ऐसा ग्रुप हो गया जो दूसरों का इंटरफेयर नहीं चाहता। तो 3 ब्रदर्स ने, जो 3 भाई थे, उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी कॉटरी फॉर्म की विद इन दी फैमिली, एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म किया, किसमें, फैमिली में। क्लियर हुआ? सो आपका जो आंसर जाने वाला है दैट इज सी पार्ट। अगर आपने कोई और पार्ट टिक किया तो गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट, बैंड ऑफ सिंगर्स होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो गलत नहीं करोगे वैसे। वेरी गुड, फटाफट पिक करेंगे आंसर। द कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक, थ्रो आउट कर रही है ना, बाहर निकाल रही है कार, किसको, धुएं को। तो भाई थ्रोइंग आउट, बिल्कुल, क्या बात है, इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग। आउट का यूज करेंगे, बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है, द कार इज थ्रोइंग आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, बिल्कुल, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब थ्रो अप, थ्रो अवे, थ्रो इन कोई मतलब नहीं है इसका, गलत हो जाएगा। थ्रो आउट मीन्स क्या होता है, टू प्रोड्यूस स्मोक, हीट और लाइट, किसी के लिए भी यूज करते हैं थ्रो आउट का। सो जो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट, ठीक है। सो ये 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 10 नहीं बल्कि 9 क्वेश्चन करने वाले हैं, फटाफट अपना स्कोर बता देंगे। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं। पहला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये भी आपका होमवर्क है, 12 ये भी आपका होमवर्क है। रेगुलर बेस पे होमवर्क के आंसर्स करने हैं आपको, ठीक है। सो कल जो होमवर्क मिला था उसके आंसर्स आपके सामने है, 11 एंड 12 के आंसर्स, ठीक है। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वैसे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स से जुड़े हुए हैं, जो भी नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। आप इस पर्टिकुलर लिंक को टाइप करेंगे तो भी आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट इसको सर्च करेंगे, इस चैनल पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, डिस्कशन भी मिलेगा, साथ ही साथ रेगुलर क्विजेस जो होती हैं उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, रात के 9 बजे। ओके, सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। अगर भाई सेशन में मजा आया ना, कुछ भी नया सीखा, तो भाई सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, डे 5 की क्लास के साथ, ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।